We will discuss about the friction. We will discuss about friction. Okay, so this is a very important topic for us to discuss about. बहुत अच्छी जानकारी हमें इस टॉपिक को पढ़ने के बाद मिलेगी। सबसे पहले हम कुछ इस तरीके से इस टॉपिक को शुरू करते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि हम इस एरिया से जो हम डिस्कस करने वाले हैं वहाँ से सवाल किस तरीके का पूछा जा सकता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का हो सकता है, बट इज़ फ्रिक्शन, बट इज़ फ्रिक्शन। ओके, so what is friction? And next part is explain it with an example. Explain it with an example. So ये जो टेक्स्ट हम आपके साथ अब डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से सवाल कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। हम सबसे पहले आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर देने की कोशिश करते हैं। सवाल है कि फ्रिक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में फ्रिक्शन की ही चर्चा करेंगे, पर आपको कुछ आइडिया होना चाहिए कि फ्रिक्शन क्या चीज़ होती है। तो इसकी हम डेफिनेशन लिखना पसंद करेंगे ताकि आपको इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। ये देखिए फ्रिक्शन क्या है, इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। Whenever a body moves or tends to move, whenever a body move, और जब एक बॉडी चलती है, चलने की कोशिश करती है, और tends to move, whenever a body move or tends to move over the surface of another body, over the surface of another body, जब एक बॉडी या तो चलती है या दूसरे सरफेस के ऊपर चलने की कोशिश करती है तो क्या होता है? ए फोर्स कम्स इन टू प्ले, एक बल लगना शुरू हो जाता है। इसको हम बड़े ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, आपको 100% समझ आएगा। ए फोर्स कम्स इन टू प्ले, एक बल लगना शुरू हो जाता है। ए फोर्स कम्स इन टू प्ले, और वो कैसे लगता है? विच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, which act parallel to the surface of contact, which act parallel to the surface of contact, and एक तो वो सरफेस के पैरेलल लगता है, दूसरा क्या काम करता है? and oppose the relative motion, and oppose the relative motion, और रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ओके, सो ये जो अपोजिंग फोर्स है, दिस अपोजिंग फोर्स इज कॉल्ड, दिस अपोजिंग फोर्स, this opposing force is called force of friction। हम पूरा चैप्टर इसका पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर में आप इस डेफिनेशन को बड़े गहराई से समझेंगे। यहाँ आपने सिर्फ एक बार से फिर आप नज़र दौड़ाने की कोशिश करिए और हम इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। whenever a body move, या तो एक बॉडी मूव करती है या फिर चलने की कोशिश करती है, और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। एक हम आपके साथ डायग्राम बनाएं तो शायद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये हमारे पास एक सरफेस हम बना देते हैं, ये आपके पास कोई एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ये कुछ इस तरीके की बात आपके साथ की हुई है, हम डायग्राम के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास कोई एक टेबल है, हॉरिजॉन्टल टेबल, राइट। So just you are selecting one body over this table. This is
this is some block. This is some block we are talking about. So okay, so see here, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या चीज़ है। अब यहाँ से आपने बड़े आराम से समझने की कोशिश करनी है, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए, हम यहाँ यदि इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं, यहाँ हम इस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन, राइट। अब ये बॉडी चलती है, व्हेन ए बॉडी मूव। अब इस फोर्स की वजह से यदि ये बॉडी, हम इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। अभी मैं डेफिनेशन को समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। देखिए, जब एक बॉडी, ये बॉडी सरफेस के ऊपर मूव करती है, ये उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गया। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। या वो चलती नहीं है, वो अपनी जगह रहती है। कई बार आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं पर बॉडी मूव नहीं करती है, या तो वो चलती है या चलने की कोशिश करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। ये प्लेन सरफेस है जिसके ऊपर ये जो ब्लॉक है वो मूव कर रहा है और या करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो हमेशा कैसे लगता है, इट इज़ पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। आप यहाँ देखने की कोशिश करिए कि जो फोर्स है, इनका जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो ये है, जहाँ एक दोनों ये जो सरफेस है वो एक दूसरे को मिल रहे हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिए, ये इसका सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो ये जो फोर्स है, जैसे अप्लाइड फोर्स है हमारा, वो अप्लाइड फोर्स जैसे इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, दिस इज द अप्लाइड फोर्स। बट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो यहाँ नहीं काम करेगा, वो हमेशा कहाँ काम करेगा, जहाँ दोनों बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को छू रही है, द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में काम करेगा। और किस डायरेक्शन में काम करेगा, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस। ये देखिए, सरफेस के डायरेक्शन से बिल्कुल पैरेलल, आप यहाँ इसको देख सकते हैं। और यदि अप्लाइड फोर्स जिस ओर को बॉडी मूव कर रही है, आप यहाँ देखिए, ये है इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या है, सॉरी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है, दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन is in the direction opposite, is in the direction opposite, it is in the direction opposite to direction of motion, direction of motion. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस, अब आपको ये समझ आ गया कि पैरेलल लगेगा इस तरीके से, और कि कहाँ लगेगा, जहाँ दोनों बॉडी एक दूसरे के संपर्क में है, जहाँ दोनों बॉडीज एक दूसरे को छू रही हैं, और ये अपोज करेगा रिलेटिव मोशन। देखिए, इसका मतलब ये हुआ, इसको फिर आप समझें कि मैं इसको एक और डायग्राम बना के आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको डेफिनेशन सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। देखिए, ये हम कुछ इस तरीके से एक ब्लॉक बनाए, ओके, इसके साथ बनाना संभव नहीं है, हम इसको ब्लॉक को एक बार फिर से बनाते हैं। आई विल मेक इट सो फास्ट, सो ट्राई टू मेक इट फास्ट। So this is imagine this is the same block, and it is located over here. So it always opposes the relative motion. And now, for example, your block is over here. The same block I'm talking about. This same block. See, it always opposes the direction of motion. Now see here, from here we can understand. Actually, this is the figure number 1, and this is now the figure number 2 for you to understand this definition. See, देखिए इसमें क्या मतलब है, यदि आपने अप्लाइड फोर्स को इस डायरेक्शन में रखा तो आपने देखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा था, ओके, और ये कहाँ काम कर रहा है, जहाँ बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब यहाँ देखिए, हम इसका उल्टा करके देखते हैं। यदि आपका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, मीन्स अप्लाइड फोर्स इधर है, आप फोर्स अब राइट टू लेफ्ट यदि लगा रहे हैं, सो हियर द फोर्स इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ काम करेगा, फिर दोबारा सवाल कि ये वहीं काम करेगा जहाँ दो बॉडीज़ एक दूसरे के संपर्क में है, एक दूसरे को दो बॉडीज़ छू रही है। और किस डायरेक्शन में काम करेगा, इट इज़ ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब डायरेक्शन मोशन इधर है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन ये है, जो डायरेक्शन है वो ये है।
सो दिस इज व्हाट द अप्लाइड फोर्स, एफ अप्लाइड, और ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब मुझे लगता है कि शायद ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा है वो आपको पार्ट समझ आ गया होगा। हम एक बार फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। व्हेनेवर बॉडी मूव्स, या तो वो चलती है या चलने की कोशिश करती है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ये बॉडी ये इस सरफेस के ऊपर चलेगी। ए फोर्स कम्स इन टू प्ले, अब एक फोर्स अपने आप लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये इस फोर्स को तो आप लगा रहे हैं, ये फोर्स खुद लगना शुरू हो जाएगा। ए फोर्स कम्स इन टू प्ले पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ एक दो सरफेस जो हैं एक दूसरे को छू रहे हैं, जहाँ एक दूसरे के बॉडी का संपर्क है, सिर्फ वहीं लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा? ये it is always in the direction opposite to the direction of motion of the body, and it always oppose the relative motion। यदि मैंने दो डायग्राम यदि आपको बनाए हैं तो इसको सिर्फ इसी पार्ट को एक्सप्लेन करने के लिए बनाए हैं कि यदि बॉडी लेफ्ट टू राइट मूव करती है तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो राइट टू लेफ्ट होगा। यदि बॉडी राइट टू लेफ्ट मूव करती है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट होगा। तो ये हमेशा ही रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इसका एक और मीनिंग आप समझे, यदि बुक रेस्ट में हो जाए, नीचे से टेबल मूव करेगा तब भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही लगेगा, राइट? इट ऑलवेज अपोज द रिलेटिव मोशन, एंड दिस opposing force is called the force of friction. So this is all about the definition, but we have covered so far. I hope that you have understood this part. तो हमने इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन आपके साथ दे दी है। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट में, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। यहाँ से हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली फ्रिक्शन क्या होता है और कैसे आप उसको देख सकते हैं। ये कंसेप्ट भी आपको, इसमें कंसेप्ट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको हमारे साथ अगले पेज पर चलना होगा। हम आपको अब ये समझाने की कोशिश करते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आइडिया कैसे आता है, कैसे किसी ने पहली बार कैसे सोचा होगा कि फ्रिक्शन नाम की चीज़ कैसे पैदा हुई। लोगों के मन में सवाल आते हैं, तो जैसे सवाल आए होंगे उन सवालों को हम आपके साथ आज बांटने की कोशिश करते हैं, और ये सवाल आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगा। ये देखिए, हम वही टेबल जो हमने पहले बनाया था उस टेबल को हम आपके साथ यहाँ बनाएंगे, और हम इसको इन टेबल को बार बार बनाने की कोशिश करेंगे जब तक आप ये नहीं कह देते कि सर हमें सारी की सारी आपकी कही हुई बात समझ आ चुकी है। ओके, सो देखिए, आपको यदि समझ आ गया तो मुझे मेरे लिए ये सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। देखिए, हम एक ऐसा टेबल लेते हैं जैसे हमने पहले लिया था। अब हम इस टेबल के ऊपर वैसे ही एक ब्लॉक रखते हैं। एग्जाम्पल आप सेम भी इसको मान सकते हैं। देखिए, अब इस बार थोड़ा डिफरेंस पैदा करने के लिए हम बड़ा ब्लॉक बना देते हैं और सफ़ेद की जगह उसका रंग हम बदल के रख देते हैं। कुछ बच्चे नहीं तो बोलते हैं कि वैसे का वैसा तो बना दिया जी, तो दोबारा क्यों बनाया था? तो देखो भाई, पहले हमने जो है वो ईंट का रंग अलग रखा था, अब हमने उसको आपके इस सवाल के जवाब के लिए थोड़ा सा बदल के रख दिया। ओके, अब देखो बेटा, एक बात इसमें ये देख लीजिए कि हम अब थोड़ा फिज़िक्स की टर्म में बात करते हैं। अब मात्र ये नहीं रहेगा कि ऐसा होता है वैसा होता है, अब आपको फिज़िक्स से समझना है इस सारी बात को। ये आपका एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का कोई मास m है। दिस इज़ m इज़ द मास ऑफ द ब्लॉक, और उसको हम किसी एक अलग रंग के साथ यहाँ लिख देते हैं। ओके, दिस इज़ m बी द मास ऑफ द ब्लॉक, ये m इसका मास है। यदि इस ब्लॉक का मास m है तो इसका जो वेट है वो नीचे की ओर होगा, और इसका वेट होगा मास को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और यदि इसका वेट नीचे की ओर है तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो टेबल लगाएगा आपकी बुक के ऊपर, और ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम अभी बाद में देंगे। हम जस्ट इसमें ये देख रहे हैं कि आपका जो ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, ये ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। आपने इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी के ऊपर जो के बारे में पढ़ा है कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में कब रहती है। यदि ये बाई डायरेक्शन में ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बाई डायरेक्शंस आर जीरो, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग बाई डायरेक्शन इज जीरो। इसका मतलब यही हुआ ना। तो यदि इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब साफ हो गया कि इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो उसके वेट के बिल्कुल बराबर है। इसलिए ना तो आपका ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है।
तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हम ऐसा करते हैं कि एक कल्पना आपके साथ करते हैं, आप साथ साथ में देखते जाइए, सुनते जाइए और मज़े से देखिए कि वैज्ञानिक सोचता कैसे है। हमने क्या किया कि यहाँ एक फोर्स लगाया, ओके, सो फोर्स लगाया ऐसे करके। तो अब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया जिसका मास m है। वी हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन दिस ब्लॉक ऑफ मास m। तो न्यूटन ये कहते हैं कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसका कोई मास m है, ये हमने कैपिटल M स्मॉल m ही लिया है तो हम स्मॉल m ही रखते हैं इसको आप यहाँ स्मॉल m मान के चलिए। ये जो इसका मास है वो स्मॉल m है और यदि आपने फोर्स लगाया है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन पक्का होगा। और यदि मैं इस फार्मूले से निकालूं तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा ये फोर्स जो आपने लगाया और ये बॉडी का मास। आप इसके लिए एक बड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है। यदि आप मान लो यहाँ थोड़ा सा फोर्स भी लगाते हैं, बहुत स्मॉल फोर्स भी लगाते हैं और मास भी चाहे थोड़ा है या ज़्यादा है, तो एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अब आप इस बात को फिजिक्स के टर्म में समझने की कोशिश करिए। आपने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। उस न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था कि यह एक्सेलरेशन किसी बॉडी का जीरो होता है यदि एक बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो होता है, इफ़ ए इज़ जीरो, इफ़ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। इसके दो मतलब होते हैं, या तो वो बॉडी अपनी जगह है और यदि वो अपनी जगह नहीं है और एक्सेलरेशन जीरो है तो वो बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जारी है और उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। उसका एग्जांपल हम कुछ ऐसे लिख देते हैं। इस बड़े मज़ेदार चीज़ को आपने बहुत कंफर्टेबली समझना। आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर यही फ्रिक्शन होता है। देखिए, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब एक और है कि एक बॉडी ए पॉइंट से चली, बी पॉइंट तक गई और उसमें यहाँ इसकी जो वेलोसिटी शुरू में थी वो u थी। जब आपने बी पॉइंट के ऊपर थोड़े टाइम, यहाँ t1 टाइम पर जब आपने उसको देखा, t1 सेकेंड के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी और जो t2 सेकेंड के ऊपर, t2 सेकेंड जब उसने t2 सेकेंड में जब आपने उसको दोबारा देखा तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं था। इसका मतलब हेयर इन दिस केस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। सवाल अगला, आप इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। अब ना तो फोर्स जीरो है, ना तो मास जीरो है, ना तो न्यूमरेटर की टर्म जीरो है, ना तो डिनोमिनेटर की टर्म जीरो। इसका मतलब कि एक्सेलरेशन तो जीरो हो नहीं सकता। यदि एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, ना तो आपकी बॉडी अब रेस्ट में रह सकती है, ना ही वो बॉडी मूव करते हुए उसकी वेलोसिटी पक्का चेंज हो रही है। सवाल हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है कि आपकी बॉडी तो रेस्ट में है, आप फोर्स भी लगा रहे हैं, बॉडी आपकी रेस्ट में है। या तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन गलत है, या तो फिर आपके फार्मूले में कोई खराबी है, या तो फिर इसको फिर चलना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ है। पर अब सदियों से लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब इस लॉ में तो कोई खराबी है नहीं। या तो हमारी समझ में कोई खराबी है। हमारी समझ में क्या कोई खराबी है, ज़रा उसको जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं, वहाँ फोर्स भी लगा रहे हैं, मास भी है, तो ये आंसर, और बॉडी रेस्ट में है। ये सोचने वाली बात है। आप फोर्स भी लगा रहे हैं, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं, मास भी है, तो उसका आंसर जीरो कैसे आ सकता है, बॉडी रेस्ट में कैसे हो सकती है। आप एक दीवार को धक्का दो, आप एक पत्थर को आप धक्का दो, वो पत्थर वहाँ से मूव नहीं भी कर सकता है। पर ये कैसे संभव है कि आप फोर्स भी लगाएं और पत्थर मूव नहीं करे और उसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। तो वो तो रेस्ट में एक्सेलरेशन इसका जीरो कैसे हो सकता है। रेस्ट में तो जीरो हो सकता है, पर अप्लाइड फोर्स के एग्जिस्ट करने के बाद, मास के एग्जिस्ट करने के बाद एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। इसलिए हम कुछ सोचने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम इक्वेशन 1 को बड़ा ध्यान से देखते हैं। कुछ ऐसा ही हम देखते हैं कि यदि आपकी जो बॉडी थी, हमने कुछ यहाँ ऐसा कंसेप्ट इस्तेमाल किया कि बॉडी ना तो आप बाई डायरेक्शन में तो ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। इसका मतलब जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग बाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब यदि आप फोर्स लगा रहे हैं और आपकी बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, तो इसका मैथमेटिक्स हम इस्तेमाल करके देखते हैं आपके साथ। ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, राइट। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस इज इक्वल टू जीरो। बट सी हियर, आप एक फोर्स आप जानते हैं, एक फोर्स अप्लाइड फोर्स है, इसको आप अप्लाई कर रहे हैं। अब हमें पता है कि यदि हमारी बॉडी एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रही है
तो यहाँ कोई चीज़ ऐसी है जिसका हमें पता नहीं, मैं उसको लिख देता हूँ। यहाँ कोई फोर्स में कोई फोर्स ही जुड़ सकता है, मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ कि फोर्स प्लस सम अननोन फोर्स इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि यदि नेट फोर्स 0 होगा, इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी एट ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, ओनली देन दिस बॉडी कैन बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। इसका मतलब है कि अकेला फोर्स तो इस ब्लॉक को पक्का मूव कराएगा, पर हमें अभी तक पता नहीं है इसमें कोई अननोन फोर्स काम कर रहा है। अब हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो यदि ये जो अननोन फोर्स है इसका हम नाम रख देते हैं, चलो अभी रहने देते हैं, हम इसको लिख देते हैं अननोन फोर्स, जो हमें पता नहीं है। अननोन फोर्स वो कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए, इसको परे ले जाइए, बराबर के परे ले जाइए, सो माइनस ऑफ फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि यहाँ कोई एक और फोर्स काम कर रहा है जो हमें दिख नहीं रहा है, पर वो उतना ही है जो बिल्कुल अप्लाइड फोर्स को बराबर कर रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। दिस अननोन फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस अननोन फोर्स, अब आपको थोड़ा समझ आया होगा। दिस अननोन फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। इसको ही हम फ्रिक्शनल फोर्स का नाम देते हैं। दिस अननोन फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। जरा गौर से देखिए, अभी एक बार फिर से समझ लीजिए। बाई डायरेक्शन में ना बॉडी नीचे गिर रही है ना तो ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो वेट mg है ये भी फोर्स ही है, और ये नीचे की ओर है तो उतना ही फोर्स ऊपर की ओर है, इसलिए ना वो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। अब आप यदि यहाँ फोर्स लगा रहे हैं पर बॉडी x डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब बाई एक्सिस की तरह यहाँ भी एक फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, और ये वही फोर्स है जो दो बॉडी के सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में काम करता है, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। आई विल प्रेफर टू से दिस एज ए फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्यों? स्टैटिक का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट, और एक ऐसा फोर्स जो बॉडी को हिलने नहीं दे रहा है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आप फोर्स अप्लाई करें और इसमें एक अपोजिंग फोर्स काम करे जो बॉडी को हिलने तक न दे, उस फोर्स को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, सो वी विल नाउ carry on our discussion to the another level. This is called the friction as a component of the contact force. और फ्रिक्शन फोर्स को कुछ ज़्यादा गहराई तक जानने के लिए हम अब आपसे एक चर्चा इस लेवल से जारी करेंगे कि अब सवाल आपसे कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ इज़ फ्रिक्शन ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ इज़ फ्रिक्शन ए कंपोनेंट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। और यदि सवाल नहीं भी पूछा जाता है तब भी आपको फ्रिक्शन को गहराई में जानने के लिए इस कंसेप्ट को जानना बहुत ज़रूरी है। फ्रिक्शन फोर्स इज़ ए कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसके लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम से जो चीज़ें हैं बच्चों को देखने से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है, मेरा मानना है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये सरफेस है। अब सरफेस कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। इसके ऊपर हम एक बॉडी रख देते हैं। ये कोई एक ब्लॉक है, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया। अब ये जो ब्लॉक है वुडन ब्लॉक है, तो ये लकड़ी का बना है, और नीचे कोई जो आपका ये सरफेस है ये किसी और मटेरियल का बना हो, उसके अपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। अब बात यह है कि जब एक जो वुडन ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल दिस इज एज इट इज़ ए वुडन ब्लॉक, दिस इज ए वुडन ब्लॉक, and this is some table. This is some table made up of some material, maybe of iron and something else. So when these two bodies came in contact with one another, what will happen then? The attractive force acts between their particles at the surface of contact. तो क्या होगा, ये जो particles इनके surface of जहाँ ये contact एक दूसरे को कर रहे हैं, there is a attractive force between the particles.
बिटवीन द पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करना शुरू कर देगा। ओके और ये जो फोर्स होगा, फॉर एग्जांपल इट फॉलोज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसमें फॉर एग्जांपल कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, वो कुछ इस तरीके से काम करेगा, इस तरीके से काम करेगा, और ये उसकी डायरेक्शन हो गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके then as it follows the Newton's third law of motion, so the contact force by the block on the table will be this will be from the same point of the contact, किसी भी point के ऊपर लगेगा ये, it will act from every point, so this contact force will act in this direction। so मैं ये यहाँ इसको ऐसे लिखूँ, force on the wooden block by table, this is the force on table by wooden block, right? So this contact force now has two components। इसके जो कंपोनेंट होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे। देखिए इसका एक कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होगा विच विल एक्ट अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टू बॉडीज। एक फोर्स इधर को काम करेगा, राइट, एंड द वन फोर्स इज विल एक्ट इन द डायरेक्शन perpendicular to the surface of the contact of two bodies, another force will act along this direction, right? वो ऐसे काम करेगा। so the component of the force which is perpendicular to the surface of contact of two bodies is called normal reaction, this is called normal reaction। अब आपको जब आगे फ्रिक्शन फोर्स पढ़ना होगा तो आपको इस कॉन्सेप्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है आप समझते हैं ना, एक होता है एक्शन, री का मतलब वंस अगेन, एक्शन के बाद दोबारा फिर से एक्शन, इसको बोलते हैं रिएक्शन। सो द नॉर्मल रिएक्शन, आपने क्या किया, आपने एक सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, सो उसने एक्शन किया, अपने वेट से आप इस सरफेस को नीचे दबाया। अब ये सरफेस क्या करेगा, इस एक्शन के बाद रीएक्ट करेगा, वापस जवाब देगा, तो इसको हम बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। और ऐसा फोर्स जो सरफेस जो कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर काम करता है, ये देखिए ये एंगल होगा 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ से आप समझ सकते हो। ओके सो अब आप इसको भी दूसरे वाले कंपोनेंट को आप रिजॉल्व कर दीजिए। इस कंपोनेंट को आप रिजॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, फोर्स ऑन टेबल बाय द वुडन ब्लॉक। सो उसका डायरेक्शन ये रहेगा, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, और ये जो FTW का, और जिसका दूसरा पार्ट रहेगा दिस विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द बॉडी विल नॉट मूव। नाउ आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ये फिर नॉर्मल रिएक्शन है। This is once again normal reaction, and this is the contact force. This is the frictional force. This is the frictional force. और इसको यदि हम रिजॉल्व करें तो ये है, this is the direction of the frictional force. Frictional force, because it can act in either direction. Frictional force. Okay, so from this diagram, this is the way we can understand that a frictional force is a component of a contact force. Here there is a complete sentence, is the contact force, right? So जब आप एक बार फिर से समझ लें, जब दो चीज़ें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उनमें एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में, और ये जो फोर्स होता है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक वुडन ब्लॉक का और एक टेबल का, तो ये फैक्टर बताता है कि जो टेबल जो है वुडन ब्लॉक के ऊपर टेबल कितना फोर्स लगा रहा है, और ये कंपोनेंट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करते हुए इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होगा कि टेबल के ऊपर वुडन ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है। अब इसको यदि आप रिजॉल्व कर दें तो ये सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका, तो इस कॉन्टैक्ट सरफेस के ऊपर यदि आप 90 डिग्री के ऊपर एक जो फोर्स बनेगा
normal to the direction of the surface of contact is called the normal reaction. और जो tangent to the surface, parallel to the horizontal surface, जैसे मैं कह सकता हूँ parallel to the surface of the contact of the two bodies, इसको हम बोलेंगे इस डायग्राम में ही बोल सकते हैं हम horizontal surface, unless you can say it acts in the direction parallel to the surface of the contact of two bodies. This is called force of friction. ये फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा. इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन और हम फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं और डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं. So now we will move further. Now we will discuss about the origin of the force of friction. We will discuss about origin of force of friction. So you will enjoy a lot this text. आप इसका बहुत आनंद लेंगे और आपको चीज़ बिल्कुल तह तक समझ आएगी. ऐसा कहीं संभव नहीं है कि जो हम बताएंगे वो आपको समझ ना आए. देखिए, हमने ऐसा पढ़ा, एक रफ आइडिया हमने कांटेक्ट फोर्स में ऐसे पढ़ा कि देखिए भाई, ऐसा है कि आपके पास यदि कोई एक प्लेन सरफेस है और इस प्लेन सरफेस के ऊपर आप एक बॉडी को रख देते हैं. बॉडी को रखने के बाद यहाँ क्या होता है, एक इसमें अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होता है. ठीक है, इसके एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, ये वुडन बॉक्स लिया था और ये टेबल लिया था, तो ये जो जिन एटम्स और मॉलिक्यूल से बना हुआ है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स पैदा करते हैं. और ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो फॉलो करता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये हमने अभी पढ़ा. हम आगे चलते हैं. तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो पैदा कैसे होता है, उसका कॉज क्या होता है, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. हम इसके लिए आपके साथ एक डायग्राम बनाते हैं. देखिए, ये डायग्राम कुछ इस तरीके का है. ये देखिए, फॉर एग्जांपल, ओके, मैं एक सिंपली आपके साथ कुछ इस तरीके का डायग्राम बना देता हूँ. ये आपके पास एक बॉक्स है, राइट. एक सरफेस आपके पास ये है और एक दूसरा सरफेस हम आपके साथ बनाते हैं. ये दूसरा सरफेस है. अब जो दोनों सरफेस हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के कांटेक्ट में है. या हम इसको ऐसे बना दें कि एक सरफेस ऐसे है और दूसरा सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से है. एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर है. जस्ट सी हियर, बोथ दी सरफेसेस आर इन कांटेक्ट विद वन अनदर. ये सरफेस नंबर ए है और ये सरफेस नंबर बी है. इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है. ये आपको यहाँ ऐसा लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट छू रहे हैं. यदि हम ये बोलें कि इसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, तो आप ये बोलेंगे जी कि ये सारा एरिया, इस सारे एरिया में एक दूसरे के कांटेक्ट में ही तो है सर. ये देखिए, आप यहाँ कंसिडर करेंगे कि इतने जगह में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, इतने हिस्से में जो दो बॉडीज़ हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं. ये है नेक्ड आई व्यू. यदि आप नंगी आंखों से देखते हैं, दिस इज़ नेक्ड आई व्यू. यदि आप नंगी आंखों से देखते हैं तो आपको कुछ ऐसा लगता है, पर जो आप सब नंगी आंखों से देखते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वास्तविकता में वैसा ही है. अब हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से यदि हम देखें तो आपको ये कुछ अलग तरीके से लगेगा. उसको हम आपके सामने यहाँ बनाने की कोशिश करते हैं. ये देखिए, ये आपको यदि ज़रा जल्दी बनाने के लिए मैं कुछ ऐसे बना दूँ. ये देखिए, ये आपका जो बॉडी ए है और ये जो दूसरी बॉडी है उसको हम यहाँ बना देते हैं. ये दूसरी बॉडी है. अब एक्चुअली ये ऐसे नहीं है जैसे आप ऊपर देख रहे हैं. यदि हम इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, यू विल सी इट विद द हेल्प ऑफ ए पावरफुल माइक्रोस्कोप. विल सी नाउ इट विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप. यदि हम इसको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हो तो पता कैसे दिखेगा, इसका जो ये लोअर वाला पार्ट है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये ऐसे ऐसे करके इसका जो लोअर सरफेस है जो आपको अपर दिख रहा था वैसा नहीं है. और जो लोअर बॉडी है बी, इसको हम बी लिख देते हैं और इसको ए लिख देते हैं. तो इसका जो ये वाला पार्ट है वो ऐसा नहीं है जैसे आपको दिख रहा है. इसके ऊपर बड़ी इरेगुलरिटीज़ हैं. ये ऊपर वाला जो सरफेस है, सरफेस उसका सारे पर हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं. और ये सरफेस जो है कुछ इस तरीके का है. जो आपको बिल्कुल सरफेस स्मूथ दिख रहा था वो बेसिकली स्मूथ होता नहीं है. जब हम पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखते हैं, यहाँ आपको लग रहा था
कि जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है, जो दो सरफेस एक दूसरे से लेके, मीन मैं यहाँ लिख दूँ कि एंड पी पॉइंट से लेके क्यू पॉइंट तक सरफेस ऑफ कांटेक्ट है, ये कांटेक्ट एरिया पी से लेके क्यू तक है। पर आप यहाँ देखें, यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ये देखो ए सरफेस जो है वो बी के साथ किसी किसी पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट में है। ये देखिए यहाँ कांटेक्ट में है, और यहाँ कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है, यहाँ कांटेक्ट में है। सो व्हाट यू आर वाचिंग ओवर हियर, दे आर इररेगुलरिटीज, दे आर इररेगुलरिटीज। सो ये इररेगुलरिटीज क्या समस्या पैदा करती है? देखिए जो सारा इसका मास है, इस मास का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और ये जो ब्लॉक ए है वो ब्लॉक बी के ऊपर टिका हुआ है। अब ज़रा गौर से देखें, इस पार्ट में यदि हम फार्मूला लगाएं कि जो प्रेशर होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स इसका वेट है, वो वेट है, वेट ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसमें एरिया ज़्यादा है। अब यदि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। ओके, इस केस में देखिए अब आपका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रेशर है वो होता है ये वेट, जैसे ऊपर वाले डायग्राम में वेट तो उसका ब्लॉक का उतना रहेगा, डिवाइड बाई अब एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है, यहाँ इसको आप एरिया को A1 ले लीजिए और यहाँ एरिया को आप A2 ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि जो एरिया A2 है वो A1 एरिया से कम है। इसका मतलब ये प्रेशर P1 हो गया, ये प्रेशर P2 हो गया। जब आपका डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा तो ये प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। दिस मीन्स P2 इज ग्रेटर देन P1। मतलब एक्चुअली यदि हम देखें तो ये इन पॉइंट्स के ऊपर जहाँ जहाँ ये कांटेक्ट में है, उन पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका मतलब यदि हम और माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखें तो इसकी हालत किस तरीके की है, ये कुछ इस तरीके की है। ये देखिए, एक हम इसको पेन की तरह बनाने की कोशिश करते हैं। ये इस तरीके से एक लोअर पार्ट को हम ऐसे बना देते हैं। ये लोअर सरफेस का पॉइंट है और एक अपर सरफेस का पॉइंट है। ओके, अब आप इसको देखो कि ये आपको ऐसे लगेगा कि इस तरीके से दो सरफेस जो हैं वो इस तरीके से एक दूसरे को छू रहे हैं, राइट। जब इतने छोटे से पार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सो प्रेशर विल इंक्रीज एट दिस पॉइंट। जहाँ जहाँ ये एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे वहाँ प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर विल इंक्रीज। अब यदि प्रेशर बहुत इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें बॉन्ड बन जाएगा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड विल फॉर्म। प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड विल फॉर्म। दोनों मटेरियल के बीच में एक मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाएगा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड विल फॉर्म। अब जब बॉन्ड बन जाएगा, अब आप क्या करेंगे, जब आप इस ब्लॉक को धक्का देंगे और फॉर एग्जांपल ये ब्लॉक आपका रेस्ट में है, अब इसके वेट से इसमें क्या हुआ है, एक बॉन्ड बन चुका है। अब बॉन्ड बनने से क्या होगा, जब आप धक्का देंगे तो आपकी जो एनर्जी है, जो फोर्स है, वो कंज्यूम हो जाएगा इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में। तो क्या होगा, इफ वी ट्राई टू ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यदि आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, बॉन्ड विल ब्रेक। ये जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा, बॉन्ड विल ब्रेक। एक बॉन्ड टूटेगा और जो आपका ब्लॉक है और टेबल है ये डीफॉर्म होंगे। फॉर्म जो इसकी अपनी ओरिजिनल है उसमें चेंज आएगा, डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, डिफॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। डिफॉर्मेशन होगी, और यदि डिफॉर्मेशन होगी तो नए बॉन्ड बनेंगे, न्यू बॉन्ड विल फॉर्म। सो क्या होगा, नए बॉन्ड बनेंगे। अब प्रॉब्लम ये आएगी, जो लोकल डिफॉर्मेशन है, ये जो लोकल डिफॉर्मेशन का मतलब होगा जिस पॉइंट के ऊपर वो टूट रहा है, ये जो लोकल डिफॉर्मेशन होगी, सी हियर, अब हम पेज नए पर नहीं जाएंगे। लोकल डिफॉर्मेशन क्या करेगी, ये जो लोकल का मतलब जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये सब चीज़ें टूट रही है, लोकल डिफॉर्मेशन विल प्रोड्यूस वाइब्रेशन। ये वाइब्रेशन पैदा करेगी, और ये जो वाइब्रेशंस होंगी
ये क्या होंगी, थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाएंगे, डैम्प आउट हो जाएंगी। एंड जो एनर्जी पैदा होगी इससे, एनर्जी, दिस एनर्जी अपीयर्स एज हीट, और ये जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अपीयर्स एज हीट। इसीलिए जब आप दो सरफेसेस को रब करते हैं तो रब करने के बाद उससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब जनरेट होता है तो हमेशा के लिए हीट पैदा होती है। सो एज अ रीज़न कि जब आप एक बॉडी को मूव करने के लिए आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको चलाने के लिए भी, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए भी फोर्स चाहिए। और सेकंड है, यदि फोर्स लगाया है आपने, जैसे आप किसी बॉल को आप धक्का मारते हैं तो बॉल थोड़ी देर के बाद जो है वो रुक जाती है। सो रुकने में वो इसलिए रुक जाती है क्योंकि उसकी जो एनर्जी आपने फोर्स अप्लाई किया होता है, जो एनर्जी ट्रांसफ़र की होती है, वो थोड़ी टाइम के बाद वो एनर्जी डैम्प आउट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं, इसलिए फोर्स इज़ नीडेड टू स्टार्ट और मेंटेन द और रेगुलेट द मोशन ऑफ ए बॉडी। So this is what we have discussed about the origin of the force of friction. We will discuss now static. We will discuss now static and then limiting, and kinetic friction. And kinetic friction. So static friction means the frictional force that keep the body in the state of rest. General idea हम लेते हैं, static means the state of rest. Limiting means at the boundary. Limiting represents the boundary. Limit represents the boundary. Kinetic means when the body is in motion. When the body is in motion. Right? So the friction that keep the body in the state of rest, आपको समझना है, पहले हम रफ आइडिया से समझते हैं, फिर आपको तह से चीज़ सारी समझ आ जाएगी। हम पहले नाम से समझने की कोशिश करते हैं। static friction means state of rest, and static friction means the frictional force which keep the body in the state of rest. वो उतनी देर तक अपोज करेगा जब तक वो बॉडी को आप फोर्स अप्लाई करेंगे, और स्टैटिक फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा और बॉडी को हिलने तक नहीं देगा। दूसरी बात, एक ऐसी स्टेज आएगी, जैसे आपने अक्सर देखा भी, आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं, शुरू में वो आप फोर्स लगाते हैं, वो चलती नहीं है, आप बड़े ज़ोर का धक्का लगाते हैं और वो फिर मूव करने लग पड़ती है। एक स्टेज ऐसी आती है जब स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बॉडी को रेस्ट की स्टेट में रखने के में नाकामयाब हो जाता है। ऐसी बाउंड्री, उस बाउंड्री के बाद जब बॉडी चलना शुरू कर देती है, उसको बोलते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके साथ हम विचार से आपके साथ चर्चा करेंगे, मैथमेटिक्स के हिसाब से करेंगे। और फिर है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब होता है व्हेन बॉडी इज इन मोशन। दिस टर्म्स अराइजेस फ्रॉम द काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी तो आपने पढ़ा ना, इट इज इक्वल 1/2 mv²। सो b इज वेलोसिटी। सो दिस इज द पॉइंट व्हेन योर बॉडी स्टार्ट मूविंग। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बावजूद भी यदि एक बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, तो जब चलती हुई बॉडी, जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो हवा उसके आगे सामने से एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाती है, एयर फ्रिक्शन लगाती है, और जो सड़क और टायर के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है, तो वो चलती हुई साइकिल को रोकने की कोशिश करते हैं। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन का एक एग्जांपल है। ओके, इनका मैथमेटिक्स करने के लिए क्योंकि हमें फिज़िक्स की लैंग्वेज में और मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना है। देखो, हम पहले आपके साथ एक वो सरफेस बनाते हैं, जिस सरफेस को हम बार बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरफेस हो गया, और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया हमने, भारी भरकम। ओके, जो सिचुएशंस यहाँ होंगी वो हम उनके बारे में हम आपके साथ विचार करते हैं। देखिए, जो द वेट होगा इसका, वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज। ओके,
देखिए ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया मास ऑफ द ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ से आप देखें तो आपका जो ब्लॉक है ना तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम इसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखेंगे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग बाय डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। जो टोटल फोर्सेस का सम है वो अलोंग बाय डायरेक्शन जो है वो ज़ीरो है। इसका मतलब साफ है कि जो n है कि वो mg के बराबर है। इसका और मतलब है n माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज n माइनस एम जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये इस इक्वेशन का मतलब है। आपको इसका मैथमेटिक्स समझ आ गया। यदि कोई बॉडी ना तो बाई डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रही है ना नीचे जो की ओर जा रही है तो वो इस तरीके से दिखेगा। उसका मैथमेटिक्स हम ऐसे लिखेंगे। दूसरी बात आपने इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले जो सीखनी है वो बात ये है कि यदि फॉर एग्जांपल आप इस ब्लॉक को एक फोर्स लगा के धक्का देते हैं और ये अप्लाइड फोर्स है जिस फोर्स से आप इसको खींचना चाहते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये फोर्स यहाँ चलता नहीं है। आप फोर्स लगाते भी हैं, जैसे मान लो आपके पास एक कोई ठेला है, उस ठेले के बीच में आपने 10 सीमेंट की बोरी डाल दी। अब आप अकेले हैं, धक्का मार रहे हैं, आपसे नहीं खींची जा रही है, तो आप फोर्स तो लगा रहे हैं। यदि आप फोर्स लगा रहे हैं तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा था, यदि आप फोर्स लगा रहे हैं किसी मास के ऊपर तो वो पक्का एक्सेलरेट करेगा, चाहे थोड़ा ही सही। पर जब हमने फ्रिक्शन को ढूंढा कि उसमें एक फ्रिक्शन नाम की चीज़ होती है, तो उसमें हमने ये पाया एट द एंड कि उसके साथ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में इन द डायरेक्शन टेंजेंट टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट लगता है। वो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। ओके, इसको हम शुरू में स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलेंगे। अब देखिए, यदि आपका ठेला जो है वो इसमें 10 सीमेंट की बोरियां, फॉर एग्जांपल इसमें 10 सीमेंट की बोरियां हैं और आप अकेला बच्चा जो है वो उसको खींच रहा है, तो यदि ये नहीं चल रहा तो इसका मैथमेटिक्स लिखते हैं, क्योंकि बात मैथमेटिक्स से ही बनेगी। साइंस की जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स ही है। हम यदि इस घटना को मैथमेटिक्स में लिख पाएँ तो वो फिजिक्स हो जाएगा। देखिए, अब यदि आपका जो ठेला है फोर्स लगाने के बाद भी नहीं मूव कर रहा तो हम ये कह देंगे कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स जो है वो, ये अप्लाइड फोर्स जो है वो बिल्कुल इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। दिस इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इन बातों का अपने ध्यान में रखना। यदि ऐसा हुआ कि यदि ये फॉर एग्जाम्पल मैं कह दी ऐसे ही इसमें इक्वेशन को लिखूं तो इसका मतलब क्या होगा वो भी आपने समझना है। यदि मैंने ऐसे लिख दिया कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स डायरेक्शन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब क्या है, या तो ये ब्लॉक इधर को मूव करेगा या फिर ये ब्लॉक इधर को मूव करेगा, पर ये ब्लॉक मूव जरूर करेगा। बस इसकी मदद से मैं क्या करूँगा, आपको स्टैटिक फ्रिक्शन भी समझा दूंगा और हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी समझा देंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन भी समझा देंगे। इसके लिए अब आपको चलना पड़ेगा अगले पेज पर। सो आप तैयार रहें समझने के लिए, और इंश्योर करता हूँ आपको कि आपको हर चीज़ समझ आने वाली है। हमने आपके साथ उदाहरण एक जो शेयर किया था, हम उसी एग्जाम्पल के साथ आगे चलते हैं। देखिए, एक ये वही आपका प्लेन सरफेस और ये एक दूसरा उसका एग्जाम्पल और ये थर्ड एग्जाम्पल, ये थर्ड सरफेस। एक ही सरफेस है, उसको मैंने 3 स्टेज में आपके साथ डिस्कस करना है। ये वो ठेला है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे जिसमें 10 सीमेंट की बोरियां हैं। ये वही ठेला है जिसके ऊपर आप फोर्स लगाएंगे जिसके ऊपर वही 10 सीमेंट की बोरियां हैं। और ये वही ठेला है जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं जिसमें 10 सीमेंट की बोरियां हैं। अब आप बोलेंगे सर आप इस टाइम आपका दिमाग गर्म तो नहीं हो गया है, अब बार बार एक ही डायग्राम बना रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ जो ठेला है उसके बीच में जो बोरियां हैं उनका मास फिक्स है, तो उसका जो वेट है वो नीचे की ओर होगा, W इज इक्वल टू mg। और जो उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इसको मैं बार बार नहीं बनाऊंगा। तो अब ठेला ना तो हवा में उड़ रहा है ना तो ज़मीन में धंस रहा है। इसका मतलब क्या, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग बाय डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी,
मैं ये कह दूंगा कि जो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन है वो मास और सॉरी वेट के बराबर है। इस शॉर्ट टर्म में हम बात करते हैं वो कुछ इस तरीके से है। हम बात करते हैं कि सबसे पहले मान लो जो बच्चा इसको ध्यान से समझ रहा है मैं उसी का यहाँ नाम लेता हूँ। बच्चा कोई ए है और वो बच्चा क्या कर रहा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है। मैं इस फोर्स का नाम रख देता हूँ F1। F1 का मतलब आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें कि एक बच्चा यहाँ फोर्स लगा रहा है। अब ये ठेला जो है इसमें 10 बोरियां आपसे खींचेगा नहीं। जैसे बच्चे ने फोर्स लगाया तो आपसे ठेला हिला नहीं, और फोर्स लगाने के बाद ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई चीज़ मूव ना करे। इसका मैं वर्णन आपके साथ बार बार कर चुका हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एक फोर्स लगना शुरू हो गया और उस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, नंबर 1। दूसरा, जहाँ सरफेस एक दूसरे को छूते हैं उसके बीच में लगता है, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट लगता है। तो मैं इसको लिख देता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और यहाँ मैं इसका सबस्क्रिप्ट S लिखता हूँ। S का मतलब क्या होगा, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा ये। दिस इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब और आप इसको गहराई से समझिए। इसका मतलब है कि आप फोर्स लगा भी रहे हैं और ठेला वहीं का वहीं है। स्टैटिक मीन्स योर दिस ब्लॉक that carries the 10 bags of cement, this is in the state of rest। अब आपको गुस्सा आ गया। अब गुस्सा यदि आ गया तो इसका मतलब अब मैंने गुस्से में तो बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। यदि बच्चा कुछ ना कुछ करेगा तो उसको हम बच्चे की बात को सुनते हुए हम ऐसा यहाँ मार्क करते हैं कि हमारे पास अब बच्चे 2 हो गए। बच्चे ने बोला बोरियां तो मैं खींच के लेके जाऊँगा, तो मैं यहाँ मार्क करता हूँ F2। F2 का मतलब आप कंसिडर कर लीजिए, माइंड में एक मेंटल पिक्चर आप बना सकते हैं कि अब यहाँ 2 बच्चे फोर्स लगा रहे हैं। आप 2 बच्चे ने फोर्स लगाया तो 10 सीमेंट की बोरियां वाला जो ठेला है वो आपसे फिर भी खिंचा नहीं। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो टेंजेंट टू द सरफेस इस लेवल पर काम करेगा। यदि आपने 2 बच्चों ने फोर्स लगाया तो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो है Fs। अब अभी भी Fs यदि मैंने यहाँ लिखा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फोर्स जो है वो बिल्कुल बढ़ाने के बाद ये Fs1 जो है इसको हम Fs1 लिखें और इसको हम Fs2 लिख देते हैं। तो यहाँ भी क्या है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू 0। मीन्स यदि आपने अब एक की जगह 2 बच्चों ने फोर्स लगाया तो ये जो अपोज करने वाला फोर्स है उसके साथ साथ इंक्रीज हो गया अपने आप। जैसे ही अब देखो लगा तो आप रहे हैं अप्लाइड फोर्स, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। जैसे आपने F1 को F2 किया, मीन्स जैसे आपको पता है ना 2 बच्चों का फोर्स जो है वो पहले एक बच्चे के फोर्स से ज़्यादा है। आपने क्या देखा, आपने ये देखा Fs2 जो है अब इंक्रीज हो गया, इट इज़ ग्रेटर देन Fs1। तो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये अपने आप एडजस्ट कर लेता है, अपने आप बढ़ और घट जाता है। अब आप क्या करें, अब तो मारे गए, चल तो रहा नहीं है। अगले केस में आप क्या करेंगे, आप बोले कि नहीं, एक आप अपने तीसरे फ्रेंड को आवाज़ मारते हैं, बोले अब आप आ जाओ क्योंकि हिल नहीं रहा है। और जब आपका तीसरा फ्रेंड भी आपके पास आ जाता है तब भी आप बड़ा जोर लगाते हैं, पर ये जो 10 बोरियां हैं ये आपसे हिलाई नहीं जाती। अब यदि आपसे ये हिलाई नहीं जाती, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब है कि जितना आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अपोज करने वाला जो इस मोशन को अपोज कर रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स जो इसके मोशन का विरोध कर रहा है वो और बढ़ रहा है बार बार। ये है Fs3। तो Fs3 जो है, Fs फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नाउ ग्रेटर देन Fs2। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए जिस तरीके से आपका अप्लाइड फोर्स बढ़ता गया, एक बच्चे ने फोर्स लगाया, 2 ने लगाया, 3 ने लगाया, तो पहले स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम था, फिर ज़्यादा हो गया और ज़्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि यदि मान लो ये उतना ही रह जाता तो नेट फोर्स नॉन जीरो हो जाता। एक आप प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करिए
यदि ये Fs1 ये सेम रहता तो क्या होता, जैसे इस स्टेज पर ये दोनों बराबर हैं, जब आपने इसको इंक्रीज किया ये उतना ही रह जाता, तो एक बढ़ जाता और एक घट जाता। और इस केस में क्या होता, यदि Fx जो है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस नॉन जीरो हो जाता, तो आपका ब्लॉक मूव करना शुरू कर देता। इसका मतलब साफ है, यदि ये मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज स्टिल जीरो। यहाँ देखो आपने फोर्स बढ़ाया पर आपका ब्लॉक मूव नहीं किया, इसका मतलब क्या है साहब, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस स्टिल इक्वल टू जीरो। और ये कब संभव है, इसका मतलब अभी भी जो F3 है वो इक्वल और ऑपोजिट है F स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और स्टैटिक ये जो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तीसरे केस में ये अब और ज़्यादा है। अब तो आपको बहुत समस्या होगी, अब बच्चे डर जाएंगे, बोले जी ये तो ब्लॉक खींचा ही नहीं जा सकता। बच्चे पूरी क्लास में शोर मचा देंगे, बोले यदि कोई आपकी क्लास में, हमारी क्लास में कोई बहुत बच्चा जोरदार है तो वो खड़ा हो जाए, क्योंकि हमसे तो भाई ये ट्रॉली खींची ही नहीं जा रही है। तो एक बच्चा और आएगा और वो बच्चा अब अपना कमाल कर दिखाएगा। देखिए चौथे केस में आप देखिए इस केस में क्या होगा। अब हम ऐसे बनाते हैं, राइट। अब इस सरफेस के ऊपर ये आपका जो ब्लॉक है ये वही ब्लॉक है। अब मैंने आपकी खुशी के लिए इसका मैंने रंग बदल दिया है। ये देखिए ये ब्लॉक है और ये उसका वेट है, वो नीचे की ओर उसका वेट उतना ही है। आपको भरोसा कराने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये mg वो वैसे का वैसा ही है। और ये नॉर्मल है, ये अपवार्ड डायरेक्शन में होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू बॉडीज़। अब इस केस में आप क्या करते हैं कि एक और बच्चा बुलाते हैं और ये फोर्स अब हो जाएगा 4 बच्चों का। दिस इज़ द फोर्स अप्लाइड बाय 4 स्टूडेंट्स। इसी का नाम मैंने रख दिया F4। 4 बच्चे अब इस ठेले को खींच रहे हैं। अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ फिर अभी गड़बड़ी। देखो अब ऐसे हुआ कि आपने यदि कभी किसी चलती गाड़ी को ड्राइवर ने कभी आपसे धक्का लगवाया हो ना, तो आपको एकदम से समझ आ जाएगा। इस केस में क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अपोजिंग फोर्स है, एक ऐसा फोर्स जो टायर में या दोनों सरफेसेस के बीच में लग रहा है, वो अब क्या है Fs4 हो गया। अब आपको ऐसा लगा, आभास होने लग पड़ा कि यदि आपने थोड़ा सा जोर अब इससे ज़्यादा लगाया तो ये चल पड़ेगा। इस स्टेज के ऊपर स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम आ जाता है। इसको मैं अब इसका कॉमन नाम लिख देता हूँ, फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये हो जाएगा लिमिटिंग। एक लिमिट पर चला जाएगा कि यदि इसके बाद आपने थोड़ा सा भी फोर्स लगाया तो ये ब्लॉक जो है वो निचले वाले सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। ओके, इस स्टेज के ऊपर इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ तक जो था स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, इसको हम इसका कॉमन नाम लिख देते हैं, Fs से ही लिखेंगे। ये भी बेसिकली Fs ही है पर इसका अमाउंट ज़्यादा है। ये भी Fs1 ई Fs के बराबरी है, यहाँ नाम है इसके अलग अलग स्टेज के ऊपर। और यहाँ हम इसको बोलेंगे लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब बड़े मज़ेदार बात, अब आपने समझने की कोशिश करनी कि इसके बाद कहानी क्या हो जाती है। चलो हम अब आपको खुश कर देंगे। खुश होने वाली बात भी है क्योंकि आपने मेहनत बहुत किया है। अब देखिए अब आप बच्चे मानेंगे नहीं, बोले सर छोड़ेंगे तो हम इसको हिला के। तो देखो फिर ये देखिए ये वही आपका ब्लॉक, इसको हमने यहाँ रख दिया। अब एक बच्चा आपने और बुला लिया और अब बच्चा आपने मेरी तरह कमज़ोर बुलाया है। अब वो बच्चा सॉलिड नहीं है, बस थोड़ा सा ही उसको बोलना था, थोड़ा सा हाथ लगा देना इसके साथ। ओके, अब कितने बच्चे फोर्स लगाने के लिए हो गए, 5। तो मैं इसको लिख दूंगा F5। अब क्या होगा, अब आपका जो ब्लॉक है जैसे ही मैंने उसके साथ हाथ लगाया, जादू की छड़ी छुआ दी मैंने, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये तो काम करेगा। और इसका नाम रहेगा, अब इसका नाम स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं रहेगा। क्यों?
क्योंकि आपका जो ब्लॉक है अब मूव करना शुरू कर देगा, इसलिए इसका नाम चेंज होके हो जाएगा एफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जब एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर मूव करना शुरू कर देती है विद सर्टेन वेलोसिटी v, तो उस स्टेज के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का नाम हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपने देखा यहाँ बॉडी रेस्ट में है तो ये अपोज करने वाले फोर्स का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ भी बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ भी बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी फोर्स का नाम है, अपोज करने वाले फोर्स का नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ बॉडी मूव नहीं कर रही है, बस मूव करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसका मतलब ये अब एक बाउंड्री पर पहुँच गई है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और यहाँ बॉडी अब दूसरे सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, रिलेटिव मोशन है, इसका हम बोलेंगे फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। पर ये जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है ये अप्लाइड फोर्स के हमेशा ऑपोजिट ही रहेगा। कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के हमेशा ऑपोजिट ही रहेगा। अब सवाल है, यदि ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो इसका मतलब साफ है। अब आप यहाँ देखिए, दिस मीन्स दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब जो नेट फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस वो ज़ीरो नहीं है। अब सवाल शुरू होता है ये आपके लिए। हम सवाल करते हैं आपसे, यदि अब आपकी बॉडी एक्स एक्सिस की अलोंग मूव कर रही है तो आपका सवाल है कि उसका एक्सेलरेशन कितना है, किस एक्सेलरेशन से वो मूव करेगी। तो आपको एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, आप ये देखेंगे कि हम दो फोर्स लगा रहे हैं। एक फोर्स हम लगा रहे हैं, दूसरा फोर्स लग रहा है। ये देखिए, एक तो फोर्स हो गया अप्लाइड फोर्स। अब हम इसको F5 नहीं लिखेंगे, अब हम एक जनरल, अब हमारी कहानी खत्म हो गई जो मैंने समझाने के लिए घड़ी थी, अब हम जनरल बात करते हैं। ये है अप्लाइड फोर्स और ये है फोर्स ड्यू टू काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। दिस इज द काइनेटिक फ्रिक्शन विच एक्ट्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आ गया फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, अब आपने यदि नेट फोर्स निकालना है तो जो नेट फोर्स होगा F नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास F नेट, ये आएगा F वेक्टर, क्योंकि वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी। अब अभी आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको पता है कि यदि आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। इफ़ यू हैव टू वेक्टर A एंड B तो इनका रिजल्टेंट क्या होता है, इनका रिजल्टेंट होता है A वेक्टर माइनस B वेक्टर इफ़ A वेक्टर इज़ ग्रेटर देन B वेक्टर। तो नहीं तो हम B माइनस A कर देंगे। तो अभी अप्लाइड फोर्स ज़्यादा है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कम है। तो इन दोनों को फोर्सेस को घटा के जो आंसर आएगा उस फोर्स की वजह से आपका ब्लॉक चलेगा। तो दिस इज द मास ऑफ द ब्लॉक एज वी हैव टेकन इट एज कैपिटल M। सो दिस इज द सेम ब्लॉक। ये तो बच्चे बोलेंगे हम घसीटते किसको रहे और सर ने चला कोई और ही दिया। सो ये आ गया सेम ब्लॉक। दिस सेम ब्लॉक इज ऑफ मास M। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन का मतलब जो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी वो इस फोर्स की वजह से होगी, दैट इज F माइनस FK डिवाइडेड बाई N। ओके, so this is the acceleration with which the body will now move forward। so आप अब इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं। आपको आइडिया हो गया, हमने तीन चीज़ें पढ़ी, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो फोर्स चलती हुई बॉडी का को अपोज करता है उसका हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। यस, इट एज kinetic friction। okay, so further we will discuss all these force of friction separately and we will study but we have discussed so far as graphically। अब हम जो भी हमने static friction के बारे में पढ़ा, हमने कुछ पढ़ा static force of friction के बारे में। we have studied about static force of friction and limiting force of friction and kinetic force of friction, and we have studied about kinetic force of friction, kinetic force of friction। अब हम इसको एक ग्राफिकल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। बाकी हम नया तो कुछ सीखेंगे नहीं, बट हम एक ग्राफिकल लैंग्वेज में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि
जितना सब हमने कहानी बनाई, उस कहानी को आप बड़े आराम से बहुत अच्छे तरीके से अब आप यहाँ सीखेंगे। सब कुछ वैसे का वैसा होगा और आप सिर्फ इसको देखेंगे कि हम इसको ग्राफिकली इस घटना को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमने शुरू में क्या देखा, पहले तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि यहाँ जो है वो फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स है। मैं यूँ कहूँ कि दिस साइड रिप्रेजेंट द अप्लाइड फोर्स, दिस साइड इज अप्लाइड फोर्स, this side is applied force. Okay, this applied force is along x-axis and force of friction is along y direction. This is your y-axis and this force of friction, this side represent the force of friction, this side represent the force of friction, this side represent the force of friction. Force of friction. अब हमने जो जैसे जैसे हमने किया, हम वैसे वैसे हम यहाँ लिख देते हैं। हमने देखा कि जैसे जैसे हमने अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर रहे थे, पहले हमने F1 एक बच्चा खींचने लगा, 2 बच्चे खींचने लगे, 3 बच्चे खींचने लगे, 4 बच्चे खींचने लगे। आपने क्या देखा? आपने उसमें ये देखा कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले एक बच्चा लगा, उस पॉइंट को हम अलग कलर से मार्क करते हैं। पहले एक बच्चा लगा, उसने फोर्स लगाया यहाँ F1, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स था वो इतना हो गया। फिर दूसरा बच्चा लगा तो फोर्स कितना लगा? इतना। अप्लाइड फोर्स इतना। तो स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसका नॉलेज इस एक्सिस से आएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन इस एक्सिस से आएगी, वो बढ़ गया। फिर क्या हुआ? हमने 3 बच्चे लगा दिए, तो जो अप्लाइड फोर्स था वो और इंक्रीज़ हो गया, पर बॉडी मूव नहीं की थी, और आपने देखा कि जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो और इंक्रीज़ हो गया। फिर हमने क्या किया? 4 बच्चे लगा दिए। अप्लाइड फोर्स इस एक्सिस से जानकारी आएगी उसकी, तो अप्लाइड फोर्स और इंक्रीज़ हो गया, तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। अब क्या हुआ? लास्ट स्टेज के ऊपर आपने क्या किया था? आपने 5 बच्चे हो गए। खींचने वाले कितने बच्चे हो गए? 5 बच्चे। इस स्टेज के ऊपर क्या हुआ? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो मैक्सिमम हो गया। जब मैक्सिमम हो गया तो इस स्टेज का नाम कुछ अलग हो गया। हमने इसका नाम रखा स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अभी बॉडी मूव नहीं की है और यहाँ हमने लिख दिया मैक्सिमम। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है, उस स्टेज पर उसका नाम हो जाता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। Then this force of friction is called limiting force of friction. ओके, और आपको जो मैंने कहानी सुनाई थी कि यहाँ 5 बच्चे, और 5वां बच्चा जो था वो बड़ा कमज़ोर सा था, और उसके लगाने के बाद अभी मैक्सिमम हो गया था, और उसके लगाने के बाद उसने बोला थोड़ा सा जोर लगाओ और ये मूव कर पड़ेगा। देखिए यहाँ तक क्या है? ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और इस स्टेज के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू है, देखिए लगभग इसके बराबर है। इस स्टेज के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, दिस इज स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बट दिस इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन? यदि आप इसके बाद फिर अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं, यदि आप इसके बाद भी अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करते हैं, तो आप ये देखेंगे योर बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। After this, the body will start moving. And now see carefully. अब ध्यान से देखिए, यहाँ आप ये देखेंगे, ये वाला जो पॉइंट होगा, this point represent the Fs maximum. This is called limiting force of friction. Limiting force of friction. This is called limiting force of friction. This point represent the limiting force of friction. When your body will start moving, और इसके बाद जो है ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का वर्ड कहाँ से आया है? इस स्टेज के ऊपर जो बॉडी है वो दूसरे सरफेस के ऊपर चलना शुरू कर देगी।
इसको हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, दिस इज द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस विल रिप्रेजेंट बाय दिस हाइट, राइट। सो अब ये इसका जो वैल्यू होगा, अब आप यहाँ से कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। देखिए इसको आप एक डिफरेंट कलर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कलर आपको यहाँ दिख जाएगा। देखिए फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो इस रेंज में है, दिस मीन्स फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आपको कुछ कंक्लूजन होंगे, कंक्लूजन इसमें ये होंगे, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कह सकते हैं। दूसरा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन फोर्स ऑफ maximum value of the static frictional force. These are the important conclusions that can be drawn from this graph. So I hope that you have learned the same content through this graphical representation. Thank you very much. If you have any question, confusion or comment, you can write in the comment box. For the sake of your welfare, for sake of the clarity of the concept, thank you so much.